हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंकी जैन भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे बैंक और चेक संबंधी व्यवहार। बैंक एक छोटा सा शब्द और उसकी जो भूमिका है वो हमारे समाज में, हमारे व्यापारिक जगत में इतनी बड़ी है कि उसको थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बैंक जो हमारे कितने सारे कार्य करता है, कितने सारे काम करता है, हमें पता भी नहीं चलता। बैंक सिर्फ हमें रुपया उधारी नहीं देता, हमारा रुपया जमा ही नहीं करता, बल्कि उसके ऐसे अनेकों कार्य हैं आज के युग में, आधुनिक युग में, कि वो हमारे बीच ऐसा रम गया है जैसे परिवार का एक सदस्य। अगर बैंक हमारे आधुनिक जगत से, व्यापारिक जगत से हट जाए तो सोचिए क्या होगा। जो हमारी व्यापारिक व्यवस्था है, जो हमारा आधुनिक व्यवसाय है, वो चरमराकर गिर जाएगा, वो ढांचा गिर जाएगा। कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकेगा, कोई भी व्यक्ति अपना धन सुरक्षित नहीं रख सकेगा। जो आज हम घर बैठे बैठे लेन देन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घर पर बैठे बैठे लेन देन कर सकते हैं, पैसों का, धन का हस्तांतरण कर सकते हैं, उसका माध्यम केवल बैंक है। आज हम एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है? बैंक। बैंक ही वो संस्था है जो सरकार को भी रुपया उधार देती है और उसे समाज के कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। बैंक ही वो संस्था है जो नए नए नियम बनाती है। बैंक ना हो तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। मोदी जी ने जब कुछ रुपया चलन से बाहर किया था, पुरानी करेंसी बाहर की थी, तब देखिए बैंकों में कितनी भीड़ थी, बैंकों के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक एक ऐसा शब्द है जिसके बिना वो अधूरा है। तो आइए देखते हैं बैंक होता क्या है। थोड़े से शब्दों में जाने तो बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जहां धन का आदान प्रदान किया जाता है। बैंक वह संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी सभी कार्य करती है। धन से संबंधित कोई भी कार्य हो, वहाँ पर हमें बैंक ही याद आता है। चाहे हमें बैंक में रुपया जमा करना है, चाहे हमें अपने खर्चों के लिए या अपने व्यापार के लिए पैसा चाहिए तो भी हमें बैंक ही याद आता है। हमें कोई ऋण चाहिए तो भी हमें बैंक याद आता है। हमें अपना घर बनाना है, हमारे पास पैसे नहीं है तो भी हमें बैंक उसकी सुविधा प्रदान करता है, हमें ऋण देता है। हमें कोई व्यापार स्थापित करना है, कोई कृषि संबंधी कार्य करना है, कोई किसान है, उसे बीज, कोई कोई मशीनरी वगैरह उसे लेनी है तो भी वो बैंक उसकी सहायता करता है। हमें कोई ज़मीन खरीदनी है तो भी हमें बैंक ही याद आता है। हमें कोई अपना धन दूसरी जगह भेजना है तो भी हम बैंक की सहायता लेते हैं। तो बैंक को थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन करना, उसका बताना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने एक छोटी सी लाइन में उसको किया है। बैंक वह संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी सभी कार्य करती है। अब बैंक में जब हम रुपया जमा करते हैं, जो बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है वो बैंक में रुपया जमा करने का है। तो जो रुपया जमा किया जाता है उसके लिए बैंक ने हमें कुछ सुविधाएं दी हैं। वो सुविधा क्या है? खाता। हम बैंक में खाते खोल सकते हैं और अपना रुपया जमा करके सुरक्षित रख सकते हैं। वो खाते कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। बैंक में खोले जाने वाले खाते, सबसे पहले आता है सावधि या मुद्दती खाता। इसका एक और नाम हो सकता है स्थायी जमा खाता। ये बैंक के द्वारा दिया गया एक ऐसा खाता है जिसमें हमारे पास जो धन है और वो हमारे उपयोग में नहीं आता है, और तो हम उस धन को इस खाते में जमा कर सकते हैं। इस खाते पर बैंक सबसे अधिक ब्याज देता है और इसमें जो हमारा रुपया है एक निश्चित समय के लिए फिक्स हो जाता है, जमा हो जाता है। उसे हम उस निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाल सकते। सबसे अधिक जितने भी खाते हैं, सबसे अधिक ब्याज की दर इसी खाते पर होती है। दूसरा खाता है बचत खाता। ये खाता बैंक में कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो बालिग व्यक्ति हो, वयस्क हो, व्यापारी हो, कोई महिला हो, कोई पर्दानशी महिला हो, कोई घरेलू महिला हो, कोई कामकाजी महिला हो, कोई भी हो, वो बचत खाता बैंक में खोल सकता है। बचत खाते में हम
कितनी भी बार रुपया जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए इस पर बाउंडेशन होती है। हम ज़्यादा उसमें से रुपया नहीं निकाल सकते और जमा करने की भी एक लिमिट होती है कि हम 2 लाख या 3 लाख रुपये तक ही इस खाते में रख सकते हैं। आजकल इस पर ब्याज की दर 3% या 3.25% होती है। बैंक हमें इस पर ब्याज देता है, इसमें हमारा धन सुरक्षित रहता है। तीसरा खाता होता है चालू खाता। बही खाता और लेखा शास्त्र में चालू खाता व्यापारियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये खाता केवल व्यापारी वर्ग के लिए है। कोई अध्यापक, कोई वकील, कोई डॉक्टर इस खाते को नहीं खोल सकते क्योंकि इसका उपयोग उनके लिए कम होता है। चालू खाता व्यापारी वर्ग के लिए है क्योंकि व्यापारी वर्ग के पास धन का लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस खाते में अपना रुपया कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। निकालने पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही इसमें कोई लिमिटेशन है कि आप कितना रुपया इसमें जमा कर सकते हैं। तो बैंक इस खाते पर कोई भी ब्याज नहीं देता, बल्कि उसके लिए ग्राहक से शुल्क लेता है। जब व्यापारी इस खाते को खोलते हैं तो बैंक उनको ये 3 सुविधाएं देते हैं। क्या क्या देते हैं? पासबुक बचत खाते पर भी मिलती है और चालू खाते पर भी मिलती है। एक तो पासबुक मिलती है, एक जमा की रसीद मिलती है और एक चेक बुक मिलती है। तो जो पासबुक होती है उसमें जो भी हमने लेन देन किया है, जिस तिथि को किया है, बैंक उसमें वो एंट्री कर देता है। जमा की रसीद, जब हमें कोई पैसा जमा करना होता है तो ये रसीद हमें भरनी होती है। ये व्यापारी अपने पास ले जाकर अपने व्यापार में रख सकते हैं घर पर। जब उन्हें कोई जमा करना है तो वो रसीद भर कर अपने कार्यालय के किसी चपरासी को भेज सकते हैं या स्वयं जाकर इसको जमा कर सकते हैं। एक होती है चेक बुक। चेक बुक भी बैंक करंट अकाउंट के लिए इशू करते हैं। जो चेक बुक होती है वो 10 पेज की भी हो सकती है, 10 चेक भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। बहुत ये व्यापारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी संख्या की चेक बुक इशू कराना चाहता है। यदि उसे कोई बैंक से पैसा निकालना है तो वो इन चेक बुक का उपयोग करता है। अगला खाता आता है हमारा आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग अकाउंट। ये अकाउंट सभी वर्गों के लिए अच्छा है। ज़्यादातर पेशेवर व्यक्ति इस खाते का उपयोग करते हैं। ये खाता कैसे काम करता है? इसमें एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय के लिए प्रत्येक महीने के लिए जमा करनी होती है। जैसे आपने 2 साल का खाते के लिए ये खाता खोला है तो 2 साल तक प्रत्येक माह एक निश्चित अमाउंट आपको जमा करनी होगी और 2 साल के बाद ब्याज सहित आपको वो रकम वापस मिल जाएगी जमा की हुई। अगर आप किसी महीने अपनी धनराशि जमा नहीं करते हैं जो आपने निश्चित की है तो उस पर आपको फाइन भी देना होता है। तो वो हमारा रिकरिंग अकाउंट होता है। अगला खाता है गोलक खाता। ये खाता स्पेशल बच्चों के लिए होता है। बैंक जो है एक गुल्लक बच्चों को दे देती है। जो बच्चे खाता खोलना चाहते हैं उस गुल्लक में ताला लगा हुआ होता है जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। वो गुल्लक बच्चों के घर पर दे दी जाती है और बच्चे अपनी बचत, जो भी उनकी बचत होती है, वो इसमें डालते रहते हैं और बैंक से एक कर्मचारी एक निश्चित तिथि के बाद आता है और उस गुल्लक में से जितने पैसे जमा हुए हैं वो निकाल कर बैंक में उस बच्चे के नाम जमा कर देता है। तो ये हमारा गोलक खाता होता है। तो इस प्रकार बैंक में ये 5 तरह के खाते खोले जाते हैं। अब आता है चेक। जो बैंक चेक बुक इशू करते हैं वो चेक कैसा होता है देखने में। देखिए ये चेक का नमूना है। इसमें यहाँ पर बैंक का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये डेट के कॉलम होते हैं जो संख्या में 8 होते हैं, जिसमें पहले डेट भरी जाती है, डीडी डेट, मंथ 0203 अर्थात जो उनसा भी महीना चल रहा है उससे पहले 0 लगाकर उसका संख्या लिख देते हैं और फिर ईयर लिख देते हैं पूरा, जैसे 2020 पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद पे में आता है कि आप किसको पे करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम आएगा। हो सकता है आप स्वयं ही निकालना चाहते हो तो यहाँ पर सेल्फ लिख दिया जाता है। जितने रुपये निकालने हैं वो रुपयों की संख्या शब्दों में यहाँ लिखी जाती है और यहाँ पर अंकों में लिखी जाती है। फिर यहाँ पर साइन किए जाते हैं। साइन वो किए जाते हैं जो आपने बैंक में नमूने के तौर पर दिए गए हैं।
अगर ये वाले साइन आपके बैंक में दिए गए नमूनों से मेल नहीं खाते हैं तो बैंक इस चेक का भुगतान नहीं करता है। अब चेक कहते किसे हैं? चेक वो आदेशित पत्र होता है जिसमें बैंक को ये आदेश दिया जाता है कि वो इसमें लिखी हुई धनराशि उस व्यक्ति को भुगतान कर दे जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। तो चेक क्या होता है? एक आदेशित पत्र होता है जो ग्राहक के द्वारा लिखा जाता है। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर लिखा जाता है और बैंक इसका भुगतान करता है। तो इस तरीके से चेक के 3 पक्ष होते हैं, लेखक, देनदार बैंक और प्राप्तकर्ता। लेखक का अर्थ जिसने ये चेक लिखा है, देनदार जिस बैंक को इसका भुगतान करना है वो देनदार बैंक हो गया, और प्राप्तकर्ता जिसका इसे भुगतान प्राप्त होगा। वो प्राप्तकर्ता स्वयं लेखक भी हो सकता है या अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। अब आता है चेक के प्रकार। चेक मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाहक चेक और एक होता है आदेशित चेक। वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक वो चेक होता है जब यहाँ पर और बैरियर शब्द लिखा होता है, अर्थात जो भी व्यक्ति इस चेक को बैंक में लेकर चला जाएगा उसे ही उसका भुगतान कर दिया जाएगा, वो वाहक चेक होता है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित है। यदि ये चेक का भुगतान गलत हाथों में चला जाता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरा आता है आदेशित चेक। आदेशित चेक और ऑर्डर जहाँ पर लिख दिया जाता है नाम के आगे, अर्थात वो नाम जो इसमें लिखा है उसी को उसका भुगतान करना है, तो वो आदेशित चेक कहलाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो वो आदेशित चेक सुरक्षित होता है। अगर इस चेक का भुगतान किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान बहुत सोच समझकर, बहुत जांच पड़ताल करके ही करते हैं। आगे देखेंगे चेक का रेखांकन। चेक का रेखांकन किसे कहते हैं? ये जो हमारा चेक है, अगर हम इस पर इसके दाईं ओर ऐसे 2 तिरछी रेखाएं खींच देते हैं तो वो चेक का रेखांकन हो जाता है। तो अब ये इसका क्या फ़ायदा है चेक का रेखांकन करने से? इस चेक का अगर आपने रेखांकन कर दिया है तो इसका अर्थ है कि इसका जो रुपया है, वो जो व्यक्ति चेक लेकर बैंक में गया है उसको उसका भुगतान खिड़की पर नहीं मिलेगा। उसका भुगतान उस व्यक्ति के जो यहाँ नाम लिखा है उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। तो वो रेखांकन होता है। रेखांकन सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सुरक्षित है। अगर ये चेक कहीं खो जाता है या किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता है तो बैंक ऐसे चेक का भुगतान नहीं करेगा। अब चेक का रेखांकन भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन। साधारण रेखांकन किसे कहते हैं? जब हमने ये 2 तिरछी रेखाएं खींची हैं और बीच में कुछ नहीं लिखा है तो वो साधारण रेखांकन है, अर्थात जिस बैंक का चेक है उसी बैंक में उस व्यक्ति के खाते में उस चेक का रुपया जमा हो जाता है। दूसरा होता है विशेष रेखांकन। जब इन 2 तिरछी रेखाओं के बीच किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, जैसे ये भारतीय स्टेट बैंक है और हमें पीएनबी बैंक में जमा करना है, तो वो विशेष रेखांकन बन जाता है। पंजाब नेशनल बैंक अर्थात स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक के खाते में भुगतान करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? विशेष रेखांकन। एक आता है चेक का अनादरण। चेक का अनादरण किसे कहते हैं? जब आपने ये चेक किसी व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति उस चेक को लेकर बैंक गया और बैंक ने उस चेक का भुगतान करने से मना कर दिया, तो वो कहलाता है चेक का अनादरण। बैंक आपको उस चेक का पैसा नहीं देता, चाहे वो वाहक चेक हो चाहे वो आदेशित चेक हो। चेक उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, हम इसका भुगतान नहीं करेंगे, तो वो चेक का अनादरण होता है। चेक का अनादरण कब हो सकता है? अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जब आपने यहाँ पर जो साइन किए हैं वो साइन बैंक में किए गए नमूने के साइन से मेल नहीं खाते हैं तो बैंक उस चेक को भुगतान नहीं करता। दूसरा, यदि यहाँ पर आपने डेट गलत डाली है, आपको 3 महीने की पहली तिथि का डेट है या 3 महीने की बाद की तिथि का है वो चेक, तो बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। आज उसे लेकर जाते हैं और इस पर तिथि कल की डली हुई है तो बैंक उसको आज भुगतान नहीं करेगा।
जिस तारीख का होगा उसी को उसका भुगतान किया जाएगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, आपने यहाँ 2000 रुपये लिखे हैं संख्या में, लेकिन यहाँ 10 संख्या में लिखने में गलत हो गई, शब्दों में 2000 लिखे हैं, तो ऐसे चेक का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इस चेक को आप मोड़ तोड़ दें या इस पर कोई निशान लग जाए या वो चेक फट जाए तो ऐसे चेक का भी अनादरण हो जाता है, बैंक उसको भुगतान नहीं करता। अब जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो बैंक से बहुत सारे लेन देन करते हैं चेक के माध्यम से, तो ऐसे व्यवहारों का क्या लेखा किया जाता है वो हम आगे समझेंगे। देखिए, बैंक से संबंधित व्यवहारों के लेखे, सबसे पहला जो हमारा लेन देन है वो है चालू खाता खोला, या इसको हम कह सकते हैं रुपया बैंक में जमा किया। तो इसके संबंध में हम अपनी किताबों में क्या लेखा करेंगे, तो हमारा लेखा क्या होगा। देखिए, यहाँ हमारे पास से पैसा चला गया, व्यापार से पैसा चला गया, तो जब व्यापार से पैसा चला जाएगा तो जो कैश है वो क्रेडिट होगा, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है और पाने वाला डेबिट होता है। तो जो बैंक है वो पाने वाला है, तो इसीलिए उसको डेबिट करेंगे। तो जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पाने वाला बैंक और जाने वाली वस्तु कैश, तो जाने वाली क्रेडिट हो गई, पाने वाला व्यक्ति डेबिट हो गया। तो चाहे चालू खाता खोला हो या रुपया बैंक में जमा किया हो, दोनों के लिए यही लेखा किया जाएगा। अगला व्यवहार है हमारा बैंक से रुपया निकाला या कार्यालय के उपयोग के लिए रुपया निकाला। तो इसके लिए हम क्या लेखा करेंगे, जब हम बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे पास पैसा आ गया, आने वाला डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और देने वाला क्रेडिट हो जाता है, तो जो हमारा बैंक है वो देने वाला बन गया, तो इसीलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, निकालने पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगला व्यवहार है चेक द्वारा माल खरीदा। माल खरीदने को हम क्या कहते हैं, परचेज। तो इसके लिए हम लेखा करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या गया है, चेक, यानी बैंक से पैसा चला गया, तो यहाँ पर जब चेक जाता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो इसके लिए लेखा किया जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब माल बेचा और चेक मिला। अब चेक मिलने के संबंध में दो बातें होती हैं कि जब हमें चेक मिला है, व्यापारी वर्ग को चेक मिला है, तो वो चेक जब तक बैंक में नहीं भेजा जाता तब तक वो जमा नहीं होगा, बैंक को नहीं मिला है, वो व्यापारी को स्वयं मिला है, तो उसे हम नकद ही मानते हैं। तो जब चेक मिलता है और वो बैंक में जमा नहीं होता है तो उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उसको कैश लिखा जाएगा, बैंक में नहीं लिखा जाएगा। अब यदि वो आगे बढ़ा दे, माल बेचा और चेक मिला और उसे बैंक में भेज दिया, अगर वो उसे आगे बढ़ा दे, बैंक भेज दिया, तो फिर कैश की जगह हम बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक को कब डेबिट किया जाएगा, यदि वो चेक बैंक में भेज दिया गया है तभी बैंक को डेबिट करेंगे। अगर चेक को बैंक नहीं भेजा है तो कैश को डेबिट करेंगे। आगे समझते हैं और कौन कौन से व्यवहार हो सकते हैं। इसमें हमारा अगला व्यवहार है कि यदि हमें किसी व्यक्ति से चेक मिलता है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे। देनदार से चेक मिला, जब देनदार से चेक मिलेंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पर चेक बैंक नहीं भेजा गया है तो हम इसको यहाँ पर कैश ही लिखेंगे।
कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है? देनदार से, तो हम उसे लिखेंगे डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? अब ये देनदार से जो चेक मिला था वो हमने अगले दिन या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बैंक भेजा है। देनदार का चेक बैंक भेजा, तो उसका लेखा ऐसे किया जाएगा जैसे हमने रुपया बैंक में जमा किया हो। तो उसके लिए हम लेखा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे हम देखते हैं अगला व्यवहार क्या हो सकता है। निजी व्यय के लिए बैंक से रुपया निकाला। निजी व्यय को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब हमने कहाँ से निकाला है? बैंक से, तो हम क्या एंट्री करेंगे? टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट व्यवहार, वेतन चेक द्वारा दिया। कोई भी खर्चा हम चेक के माध्यम से कर सकते हैं। वेतन चेक द्वारा दिया, वेतन दिया है, खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, चेक गया है टू बैंक। ये दिखाया जाएगा। अगर हम कहीं फर्नीचर चेक द्वारा खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एक एंट्री आती है लेनदार को ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने पर। बैंक ड्राफ्ट दिया, किसी को भी दिया, हमने लेनदार को दिया है, तो इसके लिए क्या लेखा किया जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब जब हम किसी को ड्राफ्ट देंगे तो बैंक इस पर कुछ शुल्क लेता है, तो उसके संबंध में हम बैंक चार्जेस को डेबिट कर देंगे। बैंक चार्जेस टू बैंक। जब हम किसी को बैंक ड्राफ्ट देते हैं तो उसके लिए बैंक को कुछ शुल्क पे किया जाता है, तो वो शुल्क भी दिखाया जाता है। तो वो व्यापार के लिए हानि है या खर्चा है, तो उस खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी देनदार ने सीधे खाते में जमा कर दिए। जमा किए, सीधे बैंक में पहुंच गए हैं ये पैसे, तो जब बैंक में पहुंच जाएंगे तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। पैसा आ गया है हमारे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सीधा बैंक, कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि सीधे बैंक में चले गए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज दिया। अब जो बैंक अधिविकर्ष होता है, क्या होता है? सबको पता है कि जब हम बैंक से जमा राशि से रुपया ज़्यादा निकाल लेते हैं तो वो बैंक अधिविकर्ष बन जाता है, अर्थात एक तरह से छोटा लोन हो जाता है जो बैंक ने हमें दिया है। तो ऐसी स्थिति में बैंक हमें ब्याज देता नहीं है, हमसे वसूल करता है,
तो वो व्यापार के लिए एक हानि हो जाती है। तो जो बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज होता है वो हमारे लिए हानि होगी, तो उस हानि को हम डेबिट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी। अगर हमें सीधा ये बताया जाता है ब्याज मिला, तो जब ब्याज मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। अब जब बैंक हमें ब्याज देता है तो वो हमें कैश में नहीं देता, हमारे हाथ में नहीं देता, वो ब्याज हमारे खाते में ही जमा हो जाता है। तो इसीलिए वो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, वो हमारे खाते में ही जमा हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगला, बैंक शुल्क। वसूल किया। जब बैंक को कोई शुल्क वसूल करना होता है हमसे, तो वो हमसे नकद पैसा नहीं लेता, हमारे खाते से ही कट कर देता है, हमारे खाते को ही डेबिट कर देता है। तो उस समय वो चार्जेस जो है हमारे लिए खर्चे बन जाएंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट अब क्योंकि वो हमने कैश नहीं दिए हैं, हमारे खाते से हो गए हैं, तो वो टू बैंक अकाउंट। तो वो बैंक अकाउंट जो है हमारा डेबिट कर देगा बैंक, लेकिन व्यापारी अपने यहाँ बैंक को क्रेडिट करेगा। तो ये सब थे हमारे व्यवहार। धन्यवाद।